पिछले व्याख्यान में हमने फांसीवाद को समझने की कोशिश की थी और मैंने आपको बताया था राजनीतिक विचारधाराओं का एक प्रमुख तत्व ये होता है कि वो व्यक्ति को कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। इस रूप में हम विचारधाराओं को विचारों का ऐसा समुच्चय मानते हैं जो व्यक्ति को कुछ न कुछ करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। अगर इस रूप में देखा जाए तो फांसीवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्ति को कुछ कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है। मैंने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के दो देश, यूरोप के दो देश इटली और जर्मनी में फांसीवाद का उदय हुआ और ये विचारधारा मूलतः अधिनायकवादी, युद्ध को प्रोत्साहन करने वाली, विवेक विरोधी विचारधारा के रूप में हम जानते हैं। मैंने आपको बताया था राजनीति विज्ञान की ज़्यादातर विचारधाराओं का संबंध 19वीं शताब्दी से है, जैसे अनुदारवाद है, उदारवाद है या समाजवाद है, लेकिन फांसीवाद 20वीं शताब्दी की ही उपज है और इसका जन्म मूलतः जो जन्म स्थान रहा वो जर्मनी और इटली में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये विचारधारा के रूप में अस्तित्व में आई और ये राष्ट्र राज्य की अवधारणा को खासी महत्व प्रदान करती है। फांसीवाद के प्रतीक चिन्ह या शब्द पर हम चर्चा कर चुके थे कि फांसीवाद शब्द की उत्पत्ति फांसियो शब्द से हुई है, जिसका मतलब है लकड़ी का गट्ठर और उसके साथ एक कुल्हाड़ी है, जिसका अर्थ ये चिन्ह ज़्यादातर रोमन साम्राज्य में मजिस्ट्रेटों द्वारा प्रयोग किया करता था जो उनकी सत्ता और अधिकारिता को प्रदर्शित करते थे। फांसीवाद ने ऐसे ही एकता और अनुशासन के रूप में इस चिन्ह को अपनाया और इसीलिए फांसीवाद इस शब्द की उत्पत्ति हुई। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और इटली की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों ने ही फांसीवादी विचारधाराओं को पनपने के और फलने फूलने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया और साथ ही साथ दो व्यक्तित्व उभर के आए, इटली में बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में एडोल्फ हिटलर, जिन्होंने अपनी अधिनायकवादी प्रवृत्तियों और फांसीवादी प्रवृत्तियों के अनुसार को आगे बढ़ाया और ख़ास तौर पर यही वजह थी कि जिसकी वजह से दुनिया को एक बार फिर द्वितीय महायुद्ध का सामना करना पड़ा। तो मैं आपको पिछले व्याख्यान में इस बात पर हम चर्चा कर चुके थे कि जर्मनी और इटली दोनों प्रथम महायुद्धों से बुरी तरह प्रभावित होने वाले देश थे और साथ ही साथ दोनों देशों में कमज़ोर लोकतंत्र था। साथ ही साथ वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो अस्थिरता थी उसने जनता के मन में काफ़ी असंतोष पैदा कर दिया था और ऐसी स्थिति में वे कल्पना करने लगे एक ऐसे मसीहा की जो उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर पाएगा। और ऐसी ही स्थिति में जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और इटली में बेनिटो मुसोलिनी का उदय हुआ, जिन्होंने इस बात को आगे रखा कि जनता की सारी समस्याओं का समाधान संभव है, लेकिन इसके लिए शासन के स्वरूप को अधिनायकवादी होना आवश्यक है। इसी वजह से फांसीवाद इन दोनों देशों में पनपा और राजनीति विज्ञान में ये बड़ा महत्वपूर्ण तत्व बना कि एक नई तरह की शासन प्रणाली अस्तित्व में आई, जिसे हम अधिनायकवादी या डिक्टेटरशिप के नाम से जानते हैं, जिसमें एक व्यक्ति संपूर्ण शासन तंत्र को अपने हाथ में ले लेता है, जो या तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आता है या फिर किसी सैन्य परिवर्तन के माध्यम से, बल प्रयोग के माध्यम से सत्ता पर काबिज होता है और आगे चल के एक दलीय प्रणाली के माध्यम से वो समाज पर या राजनीति में अपनी सत्ता या एकाधिकारिता स्थापित करता है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि फांसीवाद एक विचारधारा के रूप में अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती है और ख़ास तौर पे मैंने आपको कहा कि फांसीवाद उस वक्त समाज में पनपता है जब उद्योगपति वर्ग इस बात से डरा रहता है कि मजदूर वर्ग का असंतोष आगे चलकर एक विद्रोह का रूप ना ले ले। और यही वजह है कि फांसीवादी ऐसे पूंजीपति वर्ग फांसीवादी तत्वों को
आर्थिक और दूसरी मदद प्रदान करते हैं। यही वजह है कि लॉस्की ने ये बात लिखी थी, हैरोल्ड जे लॉस्की ने, कि फासीवाद लड़खड़ाती हुई पूंजीवादी व्यवस्था को बचाने का अंतिम साधन है। यानी जब पूंजीवादी व्यवस्था में अस्थिरता आती है तब उसको बचाने के लिए, वो साम्यवाद की तरफ ना जाए तो उसे बचाने के लिए फासीवाद का उदय होता है। तो फासीवाद के बारे में जो मूल तत्व है कि फासीवाद मूलतः एक विवेक विरोधी विचारधारा। विवेक विरोधी विचारधारा कहने का अर्थ ये है कि हमने ये बात देखी है कि यूरोप में एक दौर ऐसा आया जब पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुए, और 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप में एज ऑफ एनलाइटनमेंट आया, जिसे हम कहते हैं प्रबोधन का काल या बुद्धिवाद का काल। जब ये माना गया कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और विवेकशील प्राणी होने के नाते वे प्रकृति के रहस्य को समझ सकता है। ये पूरे मानव इतिहास में पहली बार ये बात मानी जाने लगी कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी होने के नाते सारी सृष्टि के रहस्यों को जान सकता है। अभी तक तो ये माना जा रहा था कि सृष्टि के रहस्यों का उल्लेख सिर्फ धर्मशास्त्र या धर्म की किताबों में ही है, लेकिन पहली बार मनुष्य पर विश्वास करते हुए, मनुष्य मानवीय विवेक पर विश्वास करते हुए ये बात मानी जाने लगी कि मानवीय विवेक के माध्यम से हम प्रकृति के रहस्य को समझ सकते हैं। तो ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट का कहा गया प्रबोधन का काल, जो 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप में रहा, इसने विवेक को महत्व दिया और साथ ही साथ मानवीय प्रगति में विश्वास जताया। ये बात मानी गई कि मनुष्य अपना प्रगति विकास कर सकता है अगर वह विवेक पर विश्वास करे और विवेक के आधार पर प्रकृति के रहस्य को समझ ले, तो वह आगे चलकर भी मानवीय समाज विकास कर सकता है। फासीवाद इसी विवेक विरोधी विचारधारा को अस्तित्व में रखता है, मूल में केंद्र में रखता है। उसका मानना यह है कि विवेक की एक सीमा होती है और मानव विवेक की सीमा से आगे बढ़कर जो मनुष्य को मूल रूप से संचालित करती है वो उसका संवेग होता है। यानी भावना या इमोशन ही है मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, उसी पर आधार मनुष्य को मूल रूप से चलाने वाली जो शक्ति है वो विवेक नहीं है बल्कि भावना है। और यही वजह है कि फासीवाद बुद्धि विरोधी या विवेक विरोधी एक आंदोलन बन जाता है, जो विवेक से ज्यादा मनुष्य की भावनाओं या संवेगों पर बल देता है। भावना और संवेगों पर बल देने के पीछे जो फासीवाद का मूल उद्देश्य है कि वो व्यक्ति को एक संवेग आधारित या भावनाओं आधारित व्यक्तित्व मानता है और भावनाओं के कारण ही वे संचालित होता है, और यही भावनाएं उसे राष्ट्र राज्य से तादात्म्य या एकाकारिता प्रदान करती हैं। यही वजह है कि फासीवाद विवेक के तत्व का निषेध करता है और साथ में समाज में जो बुद्धिवादी लोग हैं उनको भी निषेध करता है। मुसोलिनी तो ये बात कहते ही हैं कि बातें नहीं बल्कि काम करना चाहिए। इसका मतलब जो मैंने आपको कहा कि फासीवाद का मूल तत्व ये है कि व्यक्ति को कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करे, यानी व्यक्ति बिना सोचे समझे एक अधिनायक की आज्ञाओं को माने और पूरी संवेग और भावनाओं से उस अधिनायक की इच्छाओं के आगे अपना सर झुका ले। तो फासीवाद मूल रूप से विवेक के विरोध में अस्तित्व में आता है और इस रूप में ये एंटी रेशनल, एंटी कंजर्वेटिव, एंटी कम्युनिस्ट या जिसे कहें साम्यवाद विरोधी, अनुदारवाद विरोधी और विवेक विरोधी आंदोलन के या राजनीतिक विचारधारा के रूप में अपना अस्तित्व रखती है। तो फासीवाद का जो दूसरा लक्षण है वह है सामाजिक डार्विनवाद। उस पर हम कल चर्चा करेंगे।